You have now the Mr. D.S. Mishra, who is an IS officer of 84 batch, UP cadre, and he is presently the Secretary, Ministry of Urban Affairs and Housing, and he has served in many important positions, like he was the Additional Secretary also in the same ministry. Before that, he has held many assignments in Government of India as a JS Foreigners in the Ministry of Home Affairs, and also in the state government also. He was the heading as a secretary in the home and many other assignments. And he is now the expert on the smart city because he is heading the Ministry of Urban Affairs and the affordable housing. He shall be, enlightening the august crowd on the concept of like how the smart cities. And he'll be talking about smart cities, the development, the attributes, the features, as well as what is the latest government where our Honorable PMG's Modi's affordable housing, where yesterday's budget has said that it is going to have a 5 years, tax ban. So I would like to request the Secretary, Shri D.S. Mishra, to speak on smart cities and affordable housing. Thank you very much. परवेज जी और आज के इस सेशन में उपस्थित सारे भाइयों बहनों, मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मुझे हिंदी बहुत पसंद है, क्योंकि हम काम तो सारा भारत सरकार का अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं मौका मिलता है मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। और मैं चाहे साउथ में, त्रिवेंद्रम में या तमिलनाडु में कहीं भी किसी भी मंच पे कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक हिंदी में बोलूँ। हमारी मातृभाषा है, हम सबको जानना चाहिए, और जब हम इससे अपने को एक्सप्रेस करते हैं तो हम अपनी दिल के अंदर की बात निकालते हैं। तो अगर किसी को आपत्ति न हो तो मैं अंग्रेजी में की जगह हिंदी में बोलना पसंद करूँगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल आई को धन्यवाद दूंगा कि आप सबके सामने 3 विषयों पे बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, और ज़्यादा नहीं, बस आई थिंक कल नहीं परसों हमारी मुलाकात हुई परवेज के साथ, और उन्होंने वहाँ पे सीधे मेरी डॉक्टर प्रभाकर से बात कराई और कहा कि एक ऐसा ग्लोबल आई का सेशन है जिसमें चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के बारे में, अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सरकार के क्या कार्यक्रम हैं उसके बारे में आप चर्चा करें। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी इनके बारे में कि ये कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे एड्रेस करना पड़ेगा। इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, उन्होंने सीधे फ़ोन मिला के डॉक्टर प्रभाकर से मेरी बात करा दी कि लीजिए अब आप डॉक्टर प्रभाकर से बात करें। उन्होंने कहा ये कहाँ से बोल रहे, कौन है डॉक्टर प्रभाकर, आई डोंट इवन नो हिम। तो कहा ये शिकागो से बोल रहे हैं। तो मैं बड़ा सीरियस बात लगी, भाई ये सीधे और हम एक शादी में संगीत के कार्यक्रम में थे। मेरे परिवार के बड़े नज़दीक कार्यक्रम था, हमारे सहपाठी भी और हमारे बहुत क्लोज रिश्तेदार भी, उनके बच्चे की संगीत का कार्यक्रम था, और वहाँ सीधे मिला के लीजिए प्रभाकर जी से बात करिए। तो आई फाउंड इट वॉज बिट ऑकवर्ड, लेकिन इनकी सिंसेरिटी देखी, और जब उन्होंने कहा शिकागो से बोल रहे हैं तो मैंने कहा मैं नहीं कह सकता कि संडे के दिन और इसके आप आफ्टरनून में चाहते हैं कि ये सेशन हो, और सेशन मुझे दिखा दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल हाजिर हूँगा। जो भी लोग हैं उनसे मैं कोशिश करूँगा, उनसे बताने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार भारत सरकार में इस कार्यक्रम का क्या मकसद है, क्या कर रहे हैं हम लोग और क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपके माध्यम से औरों तक हम इस बात को लेके पहुंचा सकें। अगला प्रश्न था परवेज का कि फिर आप अपना बायोडाटा भी दे दीजिए ताकि शिकागो से आपका बायोडाटा छप जाएगा। तब ने कैसे, तो मैं पॉकेट में बायोडाटा लेके चलता नहीं, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको अगले घंटे के भीतर मैं बायोडाटा भी भेज दूंगा। तो विद इन एन आवर मैं आपको बायोडाटा भेज दिया कि आप जहां उपयोग करना चाहे कर दे, और मेरा एक कमिटमेंट है, दैट इज़ हाउ आई एम हियर एंड आई रियली फेल्ट वेरी गुड। आपको 3:15 का टाइम दिया था, मैं 3 बजे यहाँ उपस्थित हो गया था। 3 बजे से मैं अरुषि जी को सुन रहा था, सुन करके बहुत अच्छा लगा। एक विदुषी महिला इतनी सारी बातें, इतने सारे संस्कार, ये सारी बातें हमारे देश की जो कर रही थी,
सुन करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी लाभान्वित हुआ। बहरहाल सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात के लिए चर्चा करना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी के बारे में, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, और फिर रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारे मंत्रालय का सीधा कार्य नहीं है, वो किसी दूसरे मंत्रालय का कार्य है, लेकिन फिर भी मैं कुछ संक्षेप में उसके बारे में बात करूँगा। फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे, मे बी आई विल टेक 15 मिनट्स टू टॉक टू यू एंड नेक्स्ट 15 मिनट्स वी कैन डिस्कस, क्योंकि मेरा आगे भी कमिटमेंट है, मैं बहुत समय से निकलना भी चाहूँगा। सबसे पहले स्मार्ट सिटी क्यों और क्या, आपको जानकारी होगी कि हिंदुस्तान में जो हमारे आज 130 करोड़ लोग हैं, 2011 की जब जनगणना हुई थी तो शहरी इलाके में कुछ 37 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे थे, जो पूरी आबादी का लगभग 31% था। और ये हमारा जो 2001 से 2011 की आबादी की जो वृद्धि थी, रूरल के लगभग दूनी रफ्तार से हमारी आबादी की वृद्धि हुई। और आगे के जो प्रोजेक्शंस है, उन प्रोजेक्शंस के मुताबिक अगर ऐसे ये गति चलती रही तो 2030 तक, जो ज़्यादा दिन नहीं है, 10 साल के बाद, हमारे देश में लगभग 60 करोड़ लोग, 40% आबादी शहरी इलाके में रहेगी। और ये गति बनी रही तो 2050 तक लगभग 80 करोड़ लोग, 50% से ज़्यादा हमारे शहरी इलाके में रहेंगे। यानी इतनी तेजी से हमारी आबादी, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और एक नेचुरल फिनोमेनन है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं, गांव में पैदा हुआ, गांव में पला बढ़ा, और उसके बाद मैं शहर में पढ़ने के लिए गया जब मैं 12 साल की उम्र का हो गया। और उसके बाद फिर मैं गांव जाता हूं, अभी भी मैं गांव 1 हफ्ते के लिए जाता हूं, लेकिन मैं शहर का हो गया। ऐसे तमाम सारे लोग गांव से शहर के लिए किस्म किस्म के एस्पिरेशंस को लेके, कोई पढ़ने के लिए, कोई व्यवसाय के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए, कोई अच्छे एंटरटेनमेंट के लिए, तमाम सारी एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तमन्ना लिए हुए लोग गांव से शहर को मूव करते हैं। लेकिन हमारे देश में शहर के बारे में कोई चिंता नहीं थी। जब से हम आज़ाद हुए, हम इनफैक्ट शहरी होना एक तो इलीट हुआ करता था। मैंने शहर के हैं, आप इलीट है, आपको थोड़ा सा नीचे तौर पे देखा जाता था, क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिक्स तो गांव में थी। तो हर एक सरकार के कार्यक्रम गांव पे ही बने हुए आधारित हुआ करते थे। लेकिन जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, और जो लोग शहर से, गांव से शहरों में आए, तो शहर में आए तो थे अपनी ज़िंदगी को सुधार करने के लिए, लेकिन वो तमाम सारी चुनौतियों से जूझ रहे थे। अब मसलन आप दिल्ली शहर को ही ले लीजिए। आप दिल्ली शहर में एक इलाके से दूसरे इलाके में अगर आप काम कर रहे हो, रहते कहीं हैं, काम कहीं करते हैं, तो आपको घंटों लग जाता है वहाँ से वहाँ जाने में। मैंने घंटे शाम को चाहिए, घंटे सवेरे चाहिए, कभी 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाता है। साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, हर तरह से आप स्ट्रेस महसूस करते हैं। ये तो रही आपकी मोबिलिटी की बात, लेकिन सबसे पहले तो आदमी जाता तो उसको रिहायशी चाहिए, घर चाहिए। गांव में तो अच्छा खासा घर है आपका, लेकिन शहर में आया तो आप एक छोटे से घर में रह रहे हैं, और वो भी घर जहाँ पे पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, आपको शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, आपको जो तमाम सारी जो आदमी की ज़रूरतें होती है, क्योंकि वो आए तो थे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, और आप उसी क्वालिटी के साथ जूझना चालू कर देते हैं। तो न तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे कभी जोर, सैनिटेशन, घर के अंदर साफ सुथरा, घर के बाहर निकलते ही गंदगी आपको नजर आने लगी। घर से बाहर निकलने के बाद आपको एक वितृष्णा हो जाती है, कैसे जगह पे आप रह रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है नौकरी के, पैसे की, जिसकी वजह से आप शहर में रहते हैं, और आप कभी कभी गांव जाते हैं तो अपना बताते हैं कि आपने इतना सारा शहर में अपनी अर्निंग की। तो ये एक चुनौती से बड़ी हुई चीज़, और शहर हमारे बिल्कुल बेतरतीब तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने दिल्ली का अगर आप विकास आप सोचे तो दिल्ली ये से बढ़ता चला जा रहा है, दिल्ली को यूं बढ़ना चाहिए, दिल्ली यूं बढ़ता चला जा रहा है। कोई गाजियाबाद में रहता है, काम फरीदाबाद में करता है, गुड़गांव में रहता है, काम जो गाजियाबाद में करता है,
पूरे के पूरे शहर को क्रॉस करके जाता है और शहर कंजेस्ट हो जाता है। पोल्यूशन है, यहाँ का एयर क्वालिटी खराब हो रखी है, पानी की क्वालिटी खराब हो रखी है। ये चुनौतियों से बड़ा शहरीकरण, लेकिन दुनिया का ये अनुभव है, हमारे हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान तो बढ़ ही रहा है। ये दुनिया, आज दुनिया में शहरी इलाके में जब हमारे यहाँ करीब 34-35% लोग आज शहरों में रह रहे हैं, दुनिया में 50% ज़्यादा लोग शहरों में रह रहे हैं। और प्रोजेक्शन है कि बाई 2050 तक करीब 85% लोग शहरों में रहेंगे। शहरों को कहते हैं इट इज़ द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश की करीब 65% जीडीपी शहर के 31% लोग पैदा करते हैं। ये प्रोजेक्टेड है 75% हमारी हो जाएगी 2030 तक। इतना ज़्यादा हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन शहर से होता है, लेकिन जो लोग हैं वो चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में आपने अभी नाम सुना होगा पीएम उदय, प्रधानमंत्री उदय, आपने नाम सुना होगा अनऑथराइज कॉलोनीज के बारे में, जो दिल्ली वाले होंगे आप में से, आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री पीएम उदय स्कीम के बारे में। अभी हाल में इसको लॉन्च किया गया। पिछले संसद में बिल पास करके एक नया रेगुलेशन चालू किया गया। दिल्ली में आप सोच नहीं सकते हैं, करीब 50 लाख, 40 से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं। उनका मकान जहाँ बना वहाँ पे उसका न लेआउट प्लान बना, न उन्होंने नक्शा पास कराया, न वहाँ अच्छी सड़क है, न पीने के पानी की व्यवस्था, न सैनिटेशन की व्यवस्था, लेकिन वो दिल्ली देश की राजधानी में रह रहे हैं। माइंड यू, केवल दिल्ली नहीं बल्कि बाकी शहरों से, मैं कानपुर का वाइस चेयरमैन रहा हूँ, वहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी का, कानपुर में भी ऐसी स्थिति है, इससे कम है लेकिन वहाँ भी स्थिति है। बॉम्बे में भी है, चेन्नई में, सारे के सारे शहरों में ऐसे अनऑथराइज डेवलपमेंट है। हमारे शहरों में इतने बड़े बड़े स्लम्स हैं। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, उनका व्यक्तित्व है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता है। ऐसा नहीं कि हमारे अनऑथराइज कॉलोनी का चैलेंज जो केवल दिल्ली में आज हुआ है, ये चैलेंज पिछले 60-70 साल का चैलेंज है, जो कि पहले बार किसी प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, हम सारे लोगों को उनको अधिकार दे देंगे, जमीन का अधिकार देंगे, जिससे इस जगह को हम लोग रीडेवलप कर सकते हैं। नहीं तो उनको अधिकार भी नहीं है, वो अपने ज़मीन को खरीद फरोख्त भी नहीं कर सकते, मकान को अपने सेल नहीं कर सकते, रजिस्ट्री नहीं करा सकते। ऐसे वो अनऑथराइज तरीके से खरीदा है उन्होंने, किसी से गलत खरीदा है, कोई बात नहीं, लेकिन खरीदा है, पैसा दे के खरीदा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। हमेशा वो डर के रहते हैं। पुलिस वाले कभी आकर के, म्यूनिसिपैलिटी वाले आकर के आपसे तमाम किस्म के पैसे की वसूली करते हैं, क्योंकि आप गलत रह रहे, आप अनऑथराइज हैं। पहले बार उनको डर भगाने के लिए, आज मैं बता दूं, हम 5-7 दिन पहले हमने 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर, 2 लाख मतलब करीब 8 लाख लोग हो गए, 2 लाख रजिस्टर, 2 लाख परिवार, करीब 8-10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऑलरेडी हमने करीब 51 लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का सारा करके उनके रजिस्ट्री करा दी है। 5000 से ज़्यादा लोग हैं, उनके सारे पेपर्स रेडी हो गए, पूरा कंप्लीटली आईटी सिस्टम के माध्यम से इस काम को कर रहे हैं। मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ दिल्ली से, क्योंकि आपको बात समझ में आएगी। ये मोर और लेस स्थिति पूरे देश भर में है, क्योंकि हमने शहरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमारी सारी योजनाएं रूरल फोकस रही, लेकिन आने वाले समय में ये चुनौती हमारी होगी, बहुत बड़ी चुनौती है। पहले बार अर्बन एरिया में इन्वेस्टमेंट का काम 2005 के बाद चालू हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, आपने JNNURM का नाम सुना होगा, उसके थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन वो भी बिल्कुल एडहॉक तौर पे किया गया। कहीं पे सड़क, कहीं पे फ्लाईओवर, कहीं पे थोड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे कुछ कार्यक्रम किए गए। पहले बार देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 मई में प्रधानमंत्री बने, आपको मालूम होगा उसके पहले के कैंपेन में ही वो कहा करते थे, हम देश में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कैंपेन का, इट वाज पार्ट ऑफ द कैंपेन। अगर 2014 का कैंपेन आपने सुना होगा, वो कहा करते थे कि हम देश में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आने के बाद पहले बार 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से पहले बार देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की। पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे दुनिया में लोग कहते कि कैसा प्रधानमंत्री जो सफाई करने की बात लाल किले से कर रहा है। लोगों ने सोचा भी नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल सर्किल हो, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल हो, आम आदमी हो, लोग सोचते थे क्या बात है, क्या कर पाएंगे, कभी देश साफ हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां लाल किले से इस बात का घोषणा किया
और 2 अक्टूबर को मैं इसी मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी था, मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था, सारा इंतजाम मैं देख रहा था। 2 अक्टूबर 2014 को राजपथ से उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, रूरल एंड अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, उन्होंने उस बात की, उसको मिशन को लॉन्च कर दिया 2 अक्टूबर 2014 को, विद इन 3-4 मंथ्स। और ये कह दिया कि 2 अक्टूबर 2019 तक जब हम देश में महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मनाएंगे तो पूरे देश को हम साफ सुथरा करके देंगे। उसमें लोग कहते थे सब तो मजाक है, क्या ये संभव है? प्रधानमंत्री जी ने जब 2 अक्टूबर 2014 को बात की थी तो वहां से उन्होंने कहा था कि ये कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता का कार्यक्रम है, एक जन आंदोलन है। जब जन आंदोलन होगा तभी देश जाके साफ हो पाएगा। और आज मैं समझता हूं कि आप इतने सारे लोग यहां पे मौजूद हैं, आप सारे लोग इस बात के साक्षी हैं कि देश, मैं नहीं कहूँगा अभी 100% साफ हुआ है, लेकिन बहुत हद तक साफ हो चुका है, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये रफ्तार अगर हमारी रही, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूँगा कि हमारे शहरी इलाके में हमने अनुमान किया कि अगर हमें ODF करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री शहर को करना है, तो कितने हमें शौचालय बनाने पड़ेंगे। हमारा अनुमान था लगभग 62 लाख। हमने तमाम सारे आंकड़े, जो हमारे जनगणना के आंकड़े और भी तमाम सारे आंकड़े, जो NSSO आंकड़े, उनको दे करके अनुमान किया था 62 लाख। आज हम 66 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल टॉयलेट्स बना चुके हैं। और हमने अनुमान किया कि पब्लिक टॉयलेट कितने बनेंगे, कम्युनिटी टॉयलेट कितने बनेंगे, ये लगभग 5 लाख बनाने थे, हम 6 लाख से ज़्यादा बना चुके हैं। आज ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री, जैसे कि लोग बाहर न तो शौच करें न यूरिनल करें, ऐसी चीज करने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान का 4,372 शहर हैं, जिसमें 4,320 शहर, 52 शहर जो वेस्ट बंगाल के छोड़ करके बाकी सारे शहर ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। वो 52 शहर भी वेस्ट बंगाल के जो छूटे हुए, उनके मैं पीछे पड़ा हूँ, लगातार पीछे पड़ा हूँ। मैं सोचता हूँ मार्च तक वो भी ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन हम ओपन डेफिकेशन फ्री करने से खुश नहीं हुए। हमने ओपन डेफिकेशन फ्री के ऊपर ODF प्लस बनाया कि क्या जो हमने टॉयलेट बना दी है उसमें क्या पानी है, वहाँ पे साफ सफाई है, तब ODF प्लस कहते हैं। आज ODF प्लस हमारे 1109 शहर ODF प्लस आइडेंटिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड है एक थर्ड पार्टी के द्वारा। उससे भी हम लोग खुश नहीं हुए। हमने कहा ODF प्लस प्लस करेंगे। ODF प्लस प्लस मतलब कि जो हमारा फीकल स्लज इकट्ठा हो रहा है, उस फीकल स्लज को हम लोग सेफली पिक करें, ट्रांसपोर्ट करें, उसको प्रॉपरली ट्रीट कर दें, ताकि किसी भी प्रकार से इससे कोई बीमारियां ना हो। आज हमारे 375 शहर ODF प्लस प्लस भी हो चुके हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम वाटर प्लस का भी हमने चले, हर समय हमने एक एक चैलेंज ऊपर बढ़ते चले गए और वहां भी आज प्रोग्रेस हो रही है। हमने शहरों को गार्बेज फ्री सिटी करने के लिए जब हम 2014 में शुरू किए थे तो केवल 14% कूड़ा हमारा ट्रीट होता था, 14%। आज हमारा करीब 96% वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन है, 64% हमारा सेग्रीगेशन होता है, एट सोर्स होता है, और आज 60% कूड़ा हमारा ट्रीट होता है। 100% नहीं हुआ अभी भी हम पीछे पड़े, राज्यों के पीछे पड़े हैं, लेकिन 14% से 60% यानी लगभग 4 गुने से ज़्यादा का भी प्रोग्रेस हुआ है। इट इज़ ए मैसिव प्रोग्रेस। और ये कैसे हुआ है? एक जन आंदोलन की वजह से हुआ है। आज हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण करते हैं, पहला स्वच्छ सर्वेक्षण हमने 2015-16 में किया था तो केवल 73 शहरों का किया था, मिलियन प्लस सिटीज का किया था। 2019 से हमने चालू किया, 2018 में, 2019 में सारे शहरों का किया। 2020 का सर्वेक्षण भी हमारा 31 जनवरी को पूरा हुआ है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस बार के सर्वेक्षण में लगभग 2 करोड़ लोगों के फीडबैक लिए गए शहरों से। मैंने 40 करोड़ आबादी में अगर 2 करोड़ का फीडबैक, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा हाई फीडबैक है। और ये 2 करोड़ एक एक आदमी अलग अलग है, क्योंकि एवरी फीडबैक इज थ्रू OTP एंड ये सारा सिस्टम हमारा कंप्यूटर के ऊपर सारा सिस्टम सारा लगा हुआ है। कोई भी आदमी 2 फीडबैक नहीं दे सकता है। मैंने हर 20 आदमी में एक आदमी ने फीडबैक दिया है। दैट इज द लेवल ऑफ जन आंदोलन आज हो रहा है। आज इतने नए नए किस्म की टेक्नोलॉजी आ रही है। ये पूरा स्वच्छता का अभियान एक नई चीज़, एक नई जनचेतना, एक नया व्यवस्था आज लाखों की संख्या में, मुझे तो मैं देखता हूँ इतने बड़े लोगों की नौकरियां मिल गई है।
जो कूड़े से वेल्थ की बात है, पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आज इतने सारे लोग उसमें लगे। आज छत्तीसगढ़ में करीब 9,000 महिलाएं काम कर रही हैं, कूड़े के ऊपर काम कर रही हैं, MRF सेंटर्स में काम कर रही हैं। और उन महिलाओं को आप जा करके देखेंगे कैसे उनकी लाइफ सुधर गई है। 10,000 12,000 हर महीने की पा रही। यानी एक नई अपॉर्चुनिटी सैनिटेशन को लेके प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरुआत की। ऐसे उन्होंने एक अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, 500 शहरों को चुना गया, लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिसमें लगभग 65% हमारे अर्बन आबादी रहती। उन शहरों में हर घर को पानी देने का करीब 77,600 करोड़ की योजनाएं सैंक्शन की। आज 73,000 करोड़ की योजनाएं मौके पे काम कर रही हैं। करीब 7,000 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी है। पहले बार हमने अनुमान किया था 1,39,00,000 हमारे पास टैप नहीं है, पानी नहीं है सर इन इलाकों में, जिसमें से 67 लाख टैप हम लगा चुके हैं। यानी इतनी मैसिव स्तर पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री जी ने एक चैलेंज लिया। उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम लोग जब देश की 75वीं जयंती मनाएंगे आज़ादी की 2022 में, तो हमारे देश में कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास अपना खुद का पक्का घर ना हो। वो पक्का घर 4 दीवारें नहीं, बल्कि 4 दीवारों के भीतर पीने का पानी भी हो, शौचालय भी हो, खाना बनाने के लिए गैस की सुविधा भी हो। ये सारी सुविधाओं से युक्त ऐसा मकान हो, तब हम उसे मकान पूरा कहते हैं। और जब हमने इसका लक्ष्य के लिए, जब उन्होंने कहा कि हम इसको 2022 तक पूरा करेंगे शहरी इलाके के लिए, क्योंकि हमारा तो ये देश हमारा एक फेडरल व्यवस्था के तहत इस राज्यों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जब राज्यों से इसका हमने सर्वेक्षण कराया, डिमांड सर्वे किया, तो डिमांड हमारा 1,12,00,000। दुनिया में आज तक किसी भी देश में इतने मकान कभी बने नहीं। एक लिमिटेड पीरियड में 5-6 साल में कभी नहीं बने दुनिया में। और ये इतनी बड़ी चुनौती थी, क्या आप संभव था कि इसको कर सकते थे? अगर हम बोले कि 2015 में जब इस स्कीम को लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने, 25 जून 2015 को, कोई सोच नहीं सकता था। लक्ष्य तो ले लिया, सरकार में लक्ष्य ले लिया क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे, लेकिन हम क्या पूरा कर सकते थे? ये किसी में विश्वास नहीं था। इसके 4 अलग अलग वर्टिकल में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो जहां रह रहा है उसी के तोड़ करके वहां पे मकान बना दिया जाए, या सरकारी कोई जमीन उपलब्ध है, प्राइवेट जमीन उपलब्ध है, वहां पे मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए और उसमें लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग दिया जाए, और हाउस जो सर तरीके से कंप्लीट हो। या जो इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, स्लम्स है, स्लम्स को तोड़ करके वहीं पे रीडेवलप कर दिया जाए, या डायरेक्ट बैंकों के माध्यम से, बैंक के माध्यम से लोन करके उसको मकान बनाया जाए, या उसको बड़ा बड़ा मकान खरीदने के लिए उसको सुविधा दी जाए। ये आवास 1,12,00,000 बनाना, इट वॉज लुकिंग इम्पॉसिबल। इसके पहले JNNURM स्कीम जिसका मैंने जिक्र किया, उस योजना में 10 साल के भीतर, 2004 से लेकर 14 के भीतर, 2005 में वहां योजना लागू हुई थी, 9 साल में कुल मिलाकर के 8 लाख मकान बने थे। 9 साल में 8 लाख मकान बने थे, और वो मकान केवल दीवारें बनी थी। यहाँ पे चैलेंज था दीवार ही नहीं बनना है, बल्कि उसमें पानी भी देना है, शौच भी देनी है, गैस का चूल्हा भी देना है, और बिजली भी देनी है, तब जाके उसे आप कंप्लीट करेंगे, यानी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। कहां से इतना पैसा लाएंगे, कैसे इसको चीज को मैनेज करेंगे? बट आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ऐसी चीज जो नामुमकिन थी वो भी मुमकिन हुई। जब हमने पीछे दिसंबर के महीने में, जो जनवरी के महीने मैंने जब लास्ट CSMC जो मैं चेयर करता हूं, 1,03,00,000 मकान हमने सैंक्शन कर दिया। अब 1,12,00,000 तो मुझे देखते देखते सैंक्शन हो जाएंगे। 1,03,00,000 सैंक्शन कर दिया, और सैंक्शन करना तो बड़ा आसान काम है। प्रपोजल आया, मैंने सैंक्शन कर दिया। 62 लाख मकान हमने ग्राउंड कर दिया, उनका कंस्ट्रक्शन इसमें चल रहा है या पूरा हो गया। 32 लाख मकान हमारे पूरे हो गए हैं, और पूरे नहीं बल्कि उसमें लोग रह रहे हैं। और मैं जाता पूरे हिंदुस्तान के हर इलाके में, अगर कोई आप मेरे ट्वीट को फॉलो करो, मैं जहां भी जाता हूं जरूर कुछ मकान देखता हूं। आप मेरे ट्वीट को आप फॉलो करके देखिए
कितना परिवर्तन नजर आता है। फैमिलीज की जब खुशी में देखता हूँ तो हम लोग जो मेहनत करते हैं वो सारी मेहनत मुझे, सारी की सारी मेहनत का मुझे लगता है कि मुझे इनाम मिल गया। नागालैंड में ऐसी जगह जहां हम सोच सकते हैं कि ईटा अगर ले जाना कि हम अकेले जा नहीं सकते, लेकिन लोग वहां जाकर के मकान बनाए। अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, कश्मीर में, ऐसे जगह जो कि बिल्कुल दुरूह है, वहां भी लोगों ने मकान बनाए, क्योंकि हर आदमी का सपना अपना मकान बनाना होता है। और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे मौका दे दिया कि लोग मकान बना सकते हैं। जो हमारी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम बैंक के माध्यम से आज तक कभी भी इतनी बड़ी संख्या में मकान लोगों ने नहीं लिया था। आज लगभग 8.5 लाख मकान लोगों ने बैंक के माध्यम से लिया। और प्रधानमंत्री जी ने एक बार रिव्यू कर रहे थे, उन्होंने मुझे पूछा कि इतनी सारी समस्या आ रही है, इतनी सारी शिकायतें आ रही हैं, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर आदमी को अपने मकान के लिए जब अप्लाई करे तो उसको खुद ही चेंज कर सके। 2 महीने पहले हमने एक पोर्टल लॉन्च किया क्लैप के नाम से। अगर आप क्लैप नाम से देखें, CLSS जो एप्लीकेशन के नाम पे, क्लैप के नाम पे देखें, एक बेनिफिशियरी अपने एप्लीकेशन के बाद उसको ट्रेस कर सकता है, उसको SMS भी आता है, वो देख सकता है कहाँ है, और एक केस को बैंक अप्रूवल देता। हम पहले हम DBT करते थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, को अकाउंट में सीधे पैसे जाता था, लेकिन आज इतनी हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है, कोई शिकायत नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने एक बार हमसे एक रिव्यू में मुझसे कहा, एक प्रगति का रिव्यू होता है, उन्होंने कहा आप इतने सारे मकान बना रहे हैं, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर सकते कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में ले आइए और उसको मेक इन इंडिया बना दीजिए, हिंदुस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी से बना दीजिए। यस, आई टुक दिस एज ए चैलेंज। वी वर्कड फॉर ऑलमोस्ट फॉर ईयर। 1 साल तक तमाम सारे जो माने एकेडमिशियंस हैं, इंडस्ट्री है, बाहर से तमाम सारे MIT और कहाँ से लोगों को मैंने बुलाया, बहुत इंट्रैक्शन किया, और करने के बाद एक नया हमने प्रारूप लिया और उसका नाम रखा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया हमने लॉन्च किया। लोगों को विश्वास नहीं था क्या ये संभव हो पाएगा। दुनिया की 54 नई टेक्नोलॉजी लोगों ने आकर के भाग लिया। आज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दुनिया भी हमें देख रही है कि क्या हिंदुस्तान में हो रहा है। 54 डिफरेंट टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेटेड इन आवर चैलेंज, और उस चैलेंज में आने के बाद हमने उनमें से सेलेक्ट किया, इन जो 54 टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया और उनसे कहा कि अब आप बिड करेंगे। हम हिंदुस्तान को 6 अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उन 6 जोन्स में से उन राज्यों को चैलेंज के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे, और वो चैलेंज के माध्यम से जो राज्य सेलेक्ट होंगे, जो शहर सेलेक्ट होंगे, वहाँ पे इसको बनाएंगे जिससे कि आप बेसिक सुविधाएं आप दे सके। हमने चैलेंज के माध्यम से 6 शहरों को चुना। एक तमिलनाडु में, एक मैंने ये सब सारे लोग पार्टिसिपेट किए उसमें, जो पैरामीटर्स में फर्स्ट आए उनको हमने सेलेक्ट किया। एक तमिलनाडु में, एक गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, एक झारखंड में और एक त्रिपुरा में। ये अलग अलग जोन में सेलेक्ट हुए, शहर सेलेक्ट हुए, और वहाँ पे सारा प्रोसेस कंप्लीट है। आई एम श्योर, ऑलरेडी मैंने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है, ये सारे 6 जगहों पे एक दिन इनको हम ग्राउंड करेंगे। देखते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी ये मकान बना सकते हैं। 8 महीने में, 6 महीने में ये 1000 से ज़्यादा मकान, 7 मंजिल 8 मंजिल के मकान को 6 महीने 8 महीने में, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के लिए हमने ऑलरेडी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो भी काम होगा वो सारा का सारा हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, वेबकास्ट करेंगे। लोगों को, चाहे वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हो, आपके इसके आर्किटेक्चर प्लानिंग कॉलेजेस के बच्चे हो, जो प्रैक्टिशनर्स हो, इंजीनियर्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर, एनीबडी whosoever wants to understand they can come see it। ये हमारे लिए लेबोरेटरीज है, 6 लेबोरेटरीज है, और इसके माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को हम अपनी टेक्नोलॉजी बना लेंगे। और वही नहीं, उसके साथ ही साथ हमने 6 IITs में, 5 IITs और एक NBRI में आशा अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स ऑफ इंडिया, ऐसा एक्सेलरेटर हमने MIT के, क्योंकि हमने उनसे सीखा, वहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर है। हम भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इतने बुद्धिमान लोग हैं, हमारे नॉलेज की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी। ऐसे 6 हमने आशा सेटअप किया 6 जगहों पे, जिसके माध्यम से हम यंग लोगों को
अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो नई नई आइडिया निकाले, चाहे वो बिजनेस प्रोसेस के बारे में हो, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में हो, टेक्नोलॉजी के बारे में हो, कैसे हम लोग कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको क्लाइमेट रिजिलियंट बना सकते हैं जिससे कि वो बेस्ट टेक्नोलॉजी किसी प्रकार का हो उससे डिजास्टर न होने पाए, कैसे हम लोग रिसोर्स एफिशिएंट बना सकते हैं, समय कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से हमने ये एक आशा का चीज़ बनाया और उसको भी हम लोग अभी इस स्टेज पे ला चुके हैं कि उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये हमारा और एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया हमने सीख लिया कि अब इसको भी प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने स्टार्ट किया मार्च में। हर 2 साल पे दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ लाएंगे और उससे हम लोग अपने यहाँ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई है और अभी हम लगे हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट को बिल्कुल बदलने के लिए, क्योंकि हमारे टेनेंसी जो लॉज हैं स्टेट के वो सारे लॉ पुराने उस समय के बने हुए हैं, जबकि हम टेनेंट्स की ध्यान रखते थे, हम जो ओनर उसका ध्यान नहीं रखते थे। नतीजन हमारा 2011 के सेंसस में लगभग 1.1 करोड़ मकान खाली पड़े हुए, लोग किराए पे नहीं देना चाहते। नाउ हमने अब ऐसी लॉ बना लिया, आप हमारे वेबसाइट पे जाके देखेंगे, ऐसा लॉ बनाया जो कि दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा। रिटर्न एग्रीमेंट के माध्यम से वो सारे के सारे हमारे टेनेंसी हो सकेगी और उसका इन्फोर्समेंट इतना आसान हो जाएगा। बहुत जल्दी हम इसको राज्यों को बना करके देने वाले हैं जिससे कि राज्य वो नए लॉ बनाएं और देश में एक बड़े स्तर पे, क्योंकि शहरों में तो काफ़ी लोग माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है, बड़े स्तर पे टेनेंसी को हम लोग प्रमोट कर सकें। तो हाउसिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख करके कर रहे हैं। नाउ आई कम टू द स्मार्ट सिटी। वाई स्मार्ट सिटी? अगर स्मार्ट सिटी को देखें तो प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को जब लॉन्च किया था तो उन्होंने एक बात, एक लाइन में स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को बांध दिया था। स्मार्ट सिटी इज नथिंग बट टू गेट मोर फ्रॉम लेस। आपके पास अगर केवल 1000 लीटर पानी है, कैसे आप अधिक से अधिक परिवार को पानी दे सकते हैं? इतना ही बिजली है, कैसे आप अधिक से अधिक लोगों को दे सकते हैं? हाउ स्मार्टली यू कैन यूज योर रिसोर्सेज सो दैट यू आर एबल टू सैटिस्फाई द डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। कैसे कर सकते हैं? और पहले बार स्मार्ट सिटी में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, स्कीम होती है, वो इज ऑल इंटाइटलमेंट। चलो आपको इतना दिया, आपको इतना दिया, आपको इतना दे दिया। पहले बार हिंदुस्तान में चैलेंज मोड में शहरों का सिलेक्शन किया गया। एनी सिटी कैन पार्टिसिपेट इन द चैलेंज, वन एट द स्टेट लेवल एंड देन द नेशनल लेवल। कितने शहर एक स्टेट में होंगे ये भी पहले से निर्धारित हो गया बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, अर्बन पॉपुलेशन कितनी। एंड थ्रू दिस चैलेंज आपको जानकर का आश्चर्य होगा, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस स्मार्ट सिटी प्लान को बनाने के लिए। इट इज़ ए कंप्लीटली पीपल ड्रिवन प्रोग्राम। और इससे हमारा लगभग जो 4 राउंड में हमारे सिटीज़ का सिलेक्शन हुआ, इस जो हमारे 100 शहर हैं, आज सारे 100 शहर सेलेक्ट हो गए। पहले लोग ये सोचते थे कि क्या शहर चैलेंज के माध्यम से कर भी पाएंगे, क्या राज्य इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? लेकिन हमारा बड़ा स्मूथली जून 2018 तक सारे के सारे 100 शहर सेलेक्ट हो गए और इन शहरों में 100 शहरों में लगभग 205,000 यानी 2.05 लाख करोड़ की योजनाएं बन गई। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज हम लगभग 1.62 लाख करोड़ की योजनाओं को हम लोग या तो टेंडर कर चुके हैं या ग्राउंड कर चुके हैं। लगभग 1.2 लाख करोड़ की योजनाएं हमारी कंस्ट्रक्शन में इसमें ऑलरेडी चल रही हैं। इसमें लगभग 26,000 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आखिर स्मार्ट सिटी में कर क्या रहे हैं? स्मार्ट सिटी में हम लोगों की जिंदगी को, जैसे हमने कहा, मोर फ्रॉम लेस, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, शहर के लोगों का क्या एस्पिरेशन, उसके माध्यम से ऐसा शहर बनाए। एक तरह से दिस इज स्मार्ट सिटी इज नथिंग बट, कुछ लोगों ने हमें पूछा कि ये कल केवल 100 स्मार्ट सिटी क्यों बनाना चाहते हैं? आप में भी कुछ लोगों की जिज्ञासा होंगी, क्यों 100, क्यों नहीं 500, क्यों नहीं 4,500? स्मार्ट सिटी हमारे लिए लेबोरेटरी है। इट इज लाइक ए लेबोरेटरी। अगर आपको कोई केमिकल बनाना होता है तो केमिकल बनाने के लिए हर घर में केमिकल नहीं बनाते, एक लेबोरेटरी में बन जाता है। जब एक सक्सेसफुल बन गया, उसको सब जगह उसको स्प्रेड ओवर कर देते।
तो स्मार्ट सिटीज ए लेबोरेटरी, जहां हम लोग एरिया बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, पैन सिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो यहाँ पे सक्सेसफुल मॉडल है, चाहे स्मार्ट एजुकेशन हो, स्मार्ट हेल्थ हो, स्मार्ट वाटर हो, स्मार्ट वेस्ट वाटर हो, स्मार्ट रोड हो, जो हमारी चीज़ों को सक्सेसफुली किया उसको बाकी सब जगह रेप्लिकेट करेंगे। अल्टीमेटली हिंदुस्तान के सारे शहर वैसे ही हो जैसा स्मार्ट सिटी में हो। दैट इज द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैंने हमारे सारे के सारे शहर स्मार्ट हो जाने चाहिए। आज आपको जान करके खुशी होगी, हमारे 45 शहरों में स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चालू चल रहे हैं। 32 शहरों में स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे काम चल रहा है। स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जब पहले बार हमारे मिस्टर पुरी, जो कि ज़्यादा समय उन्होंने लगभग 40 साल फॉरेन सर्विस में उन्होंने काम किया, जब एक हमारे स्मार्ट कमांड कंट्रोल सेंटर के उद्घाटन में गए, उन्होंने कहा मुझे तो नासा अनुभव हो रहा है। यहाँ पूरे के पूरे शहर का एक तरह से ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है स्मार्ट सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। उसके माध्यम से सेफ्टी, सिक्योरिटी, लोगों को आज क्राइम है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, मोबिलिटी के मामले में तमाम सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू, जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें सारे को सारी जानकारी दे पा रहे हैं। एक एक सैनिटेशन का कहाँ से बिन से कैसे कूड़ा जा सकता है, एक एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। चाहे आपका जो बर्थ रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, जितनी सारी आपकी एक्टिविटीज़ होती है, हर चीज़ को स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। सेम पानी से जो स्काडा के माध्यम से, उसी पानी से कैसे लोगों को 24/7 वाटर सप्लाई कर सकते हैं, वो उसको हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा इसी प्रकार से स्मार्ट सोलर है, स्मार्ट वाटर है, स्मार्ट रोड है। करीब 150 किलोमीटर की हमारी स्मार्ट रोड बन गई है। आप रोड पे जाइए, देखिए कि बिजली का तार जा रहा है, यहाँ पे तमाम बेहतर तरीके से, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ अंडरग्राउंड डक्ट है। लोगों के लिए रोड के ऊपर सबसे पहला अधिकार शहर के लोगों का होता है, जो पैदल चलने वालों को होता है, वॉकेबल हो, साइक्लेबल रोड हो। ऐसे सारे के सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो जो स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है, मेरा कहना है कि उसी काम को पूरे के पूरे हिंदुस्तान के सारे शहरों में, और ऑलरेडी हो रहा है। स्मार्ट एजुकेशन के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड है, कैसे बच्चों को बेहतर एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, आप कैसे नॉन इन्वेसिव हेल्थ सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे आप वाटर बॉडी को एक बेहतर पब्लिक प्लेस आप बना सकते हैं, चाहे वो रिवर हो, रिवर फ्रंट हो, चाहे वो लेक फ्रंट हो, कैसे उसे आप बेटर कर सकते हैं, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक से अधिक यूज कर सकते हैं। ये सब तमाम सारी चीज़ें आज हमारी स्मार्ट सिटी में आप जाकर, कुछ लोग कहते हैं कि आपने किस शहर को स्मार्ट कर दिया, दिखाइए। मैं कहता हूँ कि स्मार्ट बनाना, अगर आप दुनिया का अनुभव को देखें, मैं तमाम सारे दुनिया के देशों में जाकर देखता हूँ, दे हैव टेकन 2 decades, 3 decades टू बिकम स्मार्ट। इन द लास्ट 5 years यू कैन विजिट एक लार्ज नंबर ऑफ सिटीज, आप जाके देख सकते हो उसमें कितनी स्मार्टनेस उसमें आ चुकी है। चाहे वो अहमदाबाद हो, राजकोट हो, इंदौर हो, भोपाल हो, आपके जबलपुर हो, साउथ में आपकी काकीनाडा हो, वाइजैग हो। मैं 20-30 साल का मैं बताता हूँ कि जिसमें, क्योंकि हमारे देश में वी आर लाइक इतने ज़्यादा वेरिएशन है, कुछ बहुत तेज चलते हैं, कुछ थोड़ा धीरे चलते हैं, कुछ बीच के रफ्तार लेते हैं, और हम सबके पीछे आज 100% एक एक काम हमारा पूरा जियो टैग्ड है। कहाँ क्या काम हो रहा है, मैं अपने स्क्रीन पे बैठ करके देख सकता हूँ, यहाँ पे ये प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ ये प्रोग्रेस हो रहा है। एवरीथिंग इज अवेलेबल टू अस। वी एज ए वेरी बिग एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आज पूरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमारे पूरे अर्बन सेक्टर में हर स्कीम में हम लोग कर रहे हैं, तब जाके पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो स्मार्ट सिटी के बारे में, लास्ट आपका जो बताया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तो हमारा इतना एम्बिशियस टारगेट है, जो हमारा नेशनल जो पेरिस एग्रीमेंट के माध्यम से जो टारगेट था, तो हम 40% रिन्यूएबल एनर्जी करने वाले थे। अभी 2027 तक हमारा टारगेट लगभग 57% का टारगेट रखा गया। 375 गीगावाट ऑलरेडी, करीब हम 130 गीगावाट से ज़्यादा, करीब उतना हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। तो बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जो लगती थी पहले की इम्पॉसिबल लगती थी। एक छोटी सी मोबिलिटी की बात मैं बताऊंगा, हमारे मेट्रो के बारे में। 200 किलोमीटर से कम मेट्रो हमारे चल रहे थे हिंदुस्तान में 2014 के पहले। आज अभी नागपुर मेट्रो का पिछले हफ्ते जब उद्घाटन हुआ, 685 किलोमीटर मेट्रो हमारी चल रही है पूरे देश के 18 शहरों में। और वही नहीं, 923 किलोमीटर की मेट्रो या आरआरटीएस के ऊपर काम चल रहा, कंस्ट्रक्शन चल रहा आज की डेट में। अगले 5 साल में हम 1600 किलोमीटर की मेट्रो या आरआरटीएस हो जाएंगे।
पहले बार हिंदुस्तान में आरआरटीएस का सिस्टम पिछले साल मार्च में प्रारंभ हुआ। आप दिल्ली से मेरठ की दूरी 16 स्टेशन पर रुकते हुए केवल 55 मिनट में पूरा कर सकते हैं। दैट इज आरआरटीएस। तो आज इतना ज़्यादा इमेंस जो डेवलपमेंट का एक नया चीज़ चालू हुआ, और इसलिए कि ये जो चीज़ अगर हम करेंगे तो आने वाले समय में, समय नहीं है तो मैं तो आपसे बात करूंगा अर्बन प्लानिंग के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बाहर कुछ चीज़ें, क्योंकि वक्त लगता है, देश बड़ा है, चैलेंजेस बड़े हैं, इसको वक्त लगता है किसी चीज़ को करने में, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक मोमेंटम जो पिछले 5-6 सालों में आया है वो मोमेंटम बना रहा तो निश्चित तौर पे शहर के इलाके में जिस एस्पिरेशन के साथ लोग आते हैं उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकेगी। धन्यवाद। Thank you very much, for Mr. D.S. Mishra, for having apprised you what exactly is the, they talked about affordable housing. He talked about the smart city. As we all know that smart cities, concept is based on the ecology, geography, and the resources. Because if you go to the Europe, they're different. All the cities are interconnected. Even the grid is also interconnected because they have very, very small, states. So Dr. Mishra was talking about smart city in the Indian context solely, because we are not a country, we are the continent. Is a huge resources are required. So he has updated you what is smart city with the constraint of the time, and of course there was the shortage of time. There are some more panel. Otherwise, smart city. So he could not complete with. We have wanted to talk about the challenges and the vulnerabilities of the smart city, but some other occasion. So I now request Shri Arunvel, CEO of Infinity, to kindly present the pocket money of Gandhi ji. It is rightly from the President of India.